हाय, वेलकम टू द एमकेएन यूनिवर्स। चलिए आज गहराई से एक्सप्लोर करते हैं रीइमेजिनिंग जस्टिस डिलीवरी इन इंडिया, यानी भारत में न्याय वितरण की एक नई कल्पना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि हमारी न्याय प्रणाली किन मोर्चों पर शानदार काम कर रही है और जमीनी स्तर पर इसे किन गंभीर सुधारों की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आज का ये पूरा एक्सप्लेनर द बिजनेस स्टैंडर्ड के एक बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल पर बेस्ड है जो 14 मई 2026 को पब्लिश हुआ था। इसका टाइटल है जुडिशियल एफिशिएंसी डिमांड्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टमिक रिफॉर्म्स नीडेड। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के एजेंडे में हम कवर करेंगे 1. राइट्स बेस्ड गवर्नेंस, 2. द पेंडेंसी क्राइसिस, 3. बैरियर्स टू टाइमली जस्टिस, 4. सिस्टमिक रिफॉर्म्स नीडेड और 5. कंक्लूजन। हम देखेंगे कि कैसे हमारी न्यायपालिका की बड़ी बड़ी जीतों और ग्राउंड लेवल की हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अधिकार आधारित शासन यानी राइट्स बेस्ड गवर्नेंस। यहां हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव अचीवमेंट्स को देखेंगे। देखिए, हाल के सालों में हमारी न्यायपालिका ने कुछ सच में कमाल के कदम उठाए हैं। उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट जस्टिस को बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स की तरह ट्रीट किया है। जैसे 2024 का ऐतिहासिक M.K. रंजीत सिंह फैसला, इसने क्लाइमेट रेजिलियंस को सीधे हमारे संवैधानिक ढांचे का हिस्सा बना दिया। फिर 2026 में सुप्रीम कोर्ट की AI गाइडलाइंस आईं और जरा सोचिए, ई-कोर्ट्स फेज 3 के अंडर 6.37 बिलियन, जी हां, 6.37 बिलियन पुराने पन्नों को डिजिटाइज किया गया है। ये रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक मैसिव जीत है। अब जरा इस लीगल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मौलिक अधिकारों का क्षैतिज अनुप्रयोग यानी हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब यह है कि आर्टिकल 19 और 21 अब सीधे उन प्राइवेट एंटिटीज के खिलाफ भी लागू किए जा सकते हैं जो पब्लिक फंक्शंस निभा रहे हैं। मतलब कोई भी कॉर्पोरेट अब अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ये प्राइवेट सेक्टर में होने वाले स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। Now what's really interesting about this slide is algorithmic fairness. ये एक बहुत ही जरूरी टेक्नो-लीगल अप्रोच है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में AI का डिप्लॉयमेंट पूरी तरह एक्सप्लेन करने लायक होना चाहिए। आप सिर्फ AI के नतीजों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। संवैधानिक समानता की रक्षा के लिए इसमें ह्यूमन ओवरसाइट का होना 100% जरूरी है, ताकि किसी भी तरह के अपारदर्शी एल्गोरिथमिक बायसेस से बचा जा सके। बट यहीं से शुरू होती है हमारी ड्यूअल रियलिटी पैराडाइम। आइए चलते हैं भाग 2 पर, लंबे मामलों का संकट। यहां हम बड़े संवैधानिक फैसलों से निकलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल अदालतों की कड़वी हकीकत देखेंगे। ये नंबर देखिए, 55 मिलियन यानी 5.5 करोड़। ये हमारे देश में पेंडिंग मुकदमों का टोटल नंबर है। लिटरली शॉकिंग है ना? और पता है सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या है? इस पूरे पहाड़ जैसे बैकलॉग का 87% तक हिस्सा सिर्फ हमारी अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में फंसा हुआ है। यह सिस्टम की एक बहुत बड़ी ढांचागत कमजोरी है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि आखिर ये दिक्कत शुरू कहां से होती है। लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया था कि हर 10 लाख की आबादी पर कम से कम 50 जज होने चाहिए, लेकिन असलियत में भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर सिर्फ 22 जज मौजूद हैं, आधे से भी कम। अब आप ही सोचिए, जब जजों की इतनी भारी कमी होगी तो न्याय की प्रक्रिया एक अंतहीन इंतजार तो बन ही जाएगी। अब एक बड़ा सवाल कि इन करोड़ों पेंडिंग केसेस के पीछे असल में है कौन? ये डोनट चार्ट आपको हैरान कर देगा। 45% मुकदमों में खुद सरकार एक पार्टी है। जी हां, स्टेट अक्सर एक कंपल्सिव लिटिगेंट की तरह काम करता है जो बस रूटीन अपील्स फाइल करता रहता है। इससे होता यह है कि एक तरफ सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है और दूसरी तरफ जजों का वो कीमती समय बर्बाद होता है जो बाकी जरूरी मामलों में लग सकता था। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, समय पर न्याय की बाधाएं। देखते हैं कि आखिर वो कौन सी स्पेसिफिक रुकावटें हैं जो न्याय को आम इंसान की पहुंच से बाहर कर देती हैं। इस टेबल पे जरा नजर डालिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एक आम मामले में एवरेज 14 बार एडजर्नमेंट्स होते हैं। मतलब 14 बार सिर्फ तारीख आगे बढ़ती है। और पैसों की बात करें तो टॉप वकीलों की फीस 10 से 30 लाख रुपए तक होती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में मुफ्त लीगल एड देने वाले वकीलों को एक सुनवाई का सिर्फ 2000 रुपए मिलता है। ये जो बार बार तारीख मिलने का कल्चर है और ये भारी आर्थिक दीवार है, ये असल में कमजोर लोगों के खिलाफ समय को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है।
बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर न्याय तक पहुंचने का सबसे जरूरी हिस्सा है। पर जरा ये नंबर्स देखिए, 19.7% जिला अदालतों में महिलाओं के लिए अलग वॉशरूम्स ही नहीं हैं। सिर्फ 5.1% में दृष्टिबाधित लोगों के लिए टैक्टाइल पेविंग है। मात्र 2.8% में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं और 22% ग्रामीण अदालतों में तो रोज इंटरनेट कटता है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कैसे ये खराब इंफ्रास्ट्रक्चर हाशिए पर खड़े लोगों को न्याय मांगने से पहले ही पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। पुराने कानूनों से निकलकर जो हम नए बीएनएस और बीएनएसएस की तरफ शिफ्ट हुए हैं, इन नए कानूनी बदलावों का इस पहले से मौजूद बैकलॉग पर आखिर क्या असर पड़ रहा है? इसका इम्पैक्ट काफ़ी सीधा है। इन नए कानूनों को लागू करने में जो शुरुआती प्रोसीजरल फ्रिक्शन और व्याख्या को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, उसके कारण हाई कोर्ट्स में मामलों को रद्द करने वाली क्वॉशिंग पिटिशंस में सीधा 20% का भारी उछाल आया है। और सच्चाई यह है कि जिला स्तर पर 40% से ज़्यादा जजों और स्टाफ को अभी भी इन नए कानूनों के डिजिटल एविडेंस रूल्स को समझने के लिए एडवांस्ड वर्कशॉप्स की सख्त ज़रूरत है। चलिए आते हैं भाग 4 पर, आवश्यक प्रणालीगत सुधार। यहाँ हम उस एक्शनेबल रोड मैप की बात करेंगे जो इस न्यायिक ढांचे को पूरी तरह मॉडर्नाइज कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हमें एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल की ज़रूरत है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, हाई कोर्ट्स के डायरेक्ट अंडर एक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेल बनाना। दूसरा, जो 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है उसे ऑटोनॉमस तरीके से कंट्रोल करना। और तीसरा, ऐसे कोर्ट रूम्स बनाना जो एआई इंटीग्रेटेड हों और पूरी तरह से सर्वाइवर सेंट्रिक हों। ये मॉडल एग्जीक्यूटिव डिले को बाईपास करके न्यायपालिका के खुद के हाथ में पावर देगा। इसके अलावा कुछ बहुत ही क्रिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए। अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो इन्हें जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहले, मेरिट के बेस पर भर्ती के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस यानी AIJS को लागू करना। दूसरा, सरकार की रूटीन अपीलों को रोकने के लिए एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लाना। तीसरा, हाइब्रिड कोर्ट्स और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को मेन स्ट्रीम में लाना। और चौथा, रीजनल सुप्रीम कोर्ट बेंचेस बनाना ताकि देश के हर कोने से लोगों की पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक आसान हो सके। फाइनली हम आते हैं भाग 5 पर, निष्कर्ष और अपडेट। आइए इस पूरी डुअल रियलिटी को एक साथ रखकर देखते हैं कि हमारे लिए फाइनल टेक अवे क्या है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पूरी कानूनी प्रणाली की वैधता या लेजिटिमेसी अल्टीमेटली इस बात पर टिकेगी कि वो संविधान के बड़े बड़े वादों और न्याय का इंतजार कर रहे उन लाखों करोड़ों लोगों की जमीनी हकीकत के बीच की खाई को कैसे भरती है। हमारी न्यायपालिका आज एक बड़े चौराहे पर है। क्लाइमेट और डिजिटल राइट्स पर उनके फैसले वाकई शानदार हैं, लेकिन आम नागरिक के लिए इंसाफ पाना आज भी एक बड़ा स्ट्रगल है। अब हमें बस एक मिशन मोड ओवरहॉल की जरूरत है, तभी असली न्याय मिल पाएगा। For the PDF, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates.